सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। और साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है फोकस में, क्योंकि कंपनी में हुआ है एक ब्लॉक डील या फिर एक ब्लॉक डील हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है ईटी नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जिसमें मेंशन है कि ये जो ब्लॉक डील की बातें चल रही हैं इसमें 10.8 लाख शेयर्स हमें चेंज हैंड होते हुए देखने को मिले हैं, तब जब निफ्टी में इसका इंक्लूजन हमें देखने को मिल रही है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, निफ्टी में इंक्लूजन से पहले 10.8 लाख शेयर्स हमें चेंज हैंड होते हुए देखने को मिले हैं ब्लॉक डील के थ्रू। और ये सारी चीज़ों की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ज़रूर आपको फोकस में दिख रही है, बट पिछले कुछ टाइम में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के परफॉर्मेंस को अगर हम नोट करें तो वो हमें थोड़े से डिसअपॉइंट ज़रूर करते हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो ये स्टॉक करीब 31% टूट चुका है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 8.7% की फॉल हमें देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ टाइम में मार्केट भी गिरा है और मार्केट में जो भी हाई वैल्यूएशन स्टॉक है उसमें भी करेक्शंस हमें देखने को मिली है, और इसमें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम आता ही है। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा हमें अंडर प्रेशर ही देखने को मिल रहा है ड्यू टू हाई सेलिंग, और फिलहाल इसका जो ट्रेडिंग है वो 8 की सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे है। अगर इसके 200 इज सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से करंट प्राइस को कंपैरिजन करें तो करंट प्राइस 200 इज मूविंग एवरेज से भी नीचे देखने को मिलता है, और इसके करंट अगर RSI की बात करें तो वो हमें 36.4 के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास है। 30 के आसपास आता है तो ओवरसोल्ड बोल दिया जाता है उसको कि ओवर सेलिंग हो चुकी है, और उससे अगर नीचे जाता है तो और भी ह्यूज सेलिंग हो चुकी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो, कोई भी स्टॉक जब गिरता है दोस्तों तो डायरेक्टली तो नीचे नहीं आता, उसमें एक पैटर्न्स बनती है, और वो पैटर्न्स होता है लोअर हाई और लोअर लो का। ठीक है, तो जब भी कोई स्टॉक ओवर बॉट जोन में जाता है तो अक्सर वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, और जब ओवर सोल्ड जोन में जाता है यानी कि बहुत ह्यूज बिकवाली हो चुकी है तो एक सम टाइम रिवर्सल देखने को मिलती है या फिर एक साइडवेज मूव देखने को मिलता है, जिस टाइम पे कंपनी के जो RSI हैं उसमें थोड़ी सी रिकवरी आती है। अब RSI की बात हम कर रहे हैं तो एक पॉइंट नोट कर लो, RSI हमें ये नहीं दिखाता कि स्टॉक गिर चुका है तो अब स्टॉक यहाँ से रिवर्स होगा, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक वन साइडेड गिरता है उसके बाद एक रिकवरी जो थोड़ी सी आती है इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए, वो एंटिसिपेट किया जाता है RSI को देखकर कि स्टॉक ऐसे नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पर जब स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिलती है, RSI भी रिकवर करता है, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर ओवर सोल्ड जोन में जाता है, फिर रिकवरी आती है। तो वो कहने का मतलब है RSI आपको रिवर्सल नहीं दिखाता, RSI सिर्फ एक रिकवरी का साइन दिखाता है, और वो भी एक छोटा सा रिकवरी, ना कि प्रॉपर रिवर्सल। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हो एज ए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड और भी अपडेट के बारे में, जो कि है म्यूचुअल फंड की डेटा का। पिछले कुछ टाइम में ज़रूर स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब है, बट पिछले 6 महीने में अगर म्यूचुअल फंड की प्रेजेंस की बात करें तो वो अच्छी नज़र आ रही है। बैक टू बैक 5 मंथ म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। जनवरी के महीने में भी अच्छी खरीदारी थी, दिसंबर के महीने में भी खरीदारी थी, नवंबर में कम खरीदारी हुई थी, अक्टूबर सितंबर में भी ठीक ठाक खरीदारी हमें देखने को मिला था। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सेलिंग कंपनी में ज़रूर आ रही है, बट म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं बचा रखी है इतनी सेलिंग के बावजूद भी। अगर म्यूचुअल फंड नहीं खरीद रही होती तो ओवरऑल ज़्यादा इम्पैक्ट दिख सकता था। और नोट करना कि अगर निफ्टी 50 में इसका पार्टिसिपेशन हो जाता है तो ये जो नंबर्स आपको दिख रही है ये नंबर्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडेक्स का पैसा जो आएगा उसे अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है वो इस कंपनी में थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो दोस्तों, फिलहाल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ आ रही है RBI की तरफ से, जिस वजह से बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो NBFCs हैं वो फोकस में आ चुके हैं। अब उन्होंने बताया है, यानी कि RBI ने, कि वो रिस्क वेट को कम कर रहे हैं फॉर बैंक फाइनेंस, NBFCs और माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए। मैं आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो देखो, अभी एक काफ़ी ख़राब डेटा हमें सुनने को मिला जिसमें मेंशन किया गया है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जो NPA है वो 50,000 करोड़ को हिट कर चुका है लास्ट ईयर। NPA मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
कोई भी बैंक एनबीएफसी का जो रेवेन्यू सोर्स होता है उनके लोन्स के जरिए ही आता है। लोन्स अगर वो देगी तभी तो इंटरेस्ट से वो पैसा कमाएगी, तभी तो वो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। तो लोन्स अगर वो दे रहे हैं तो लोन्स डूबने के भी चांसेस हैं। तो लोन्स अगर जो डूब जाता है, लाइक अगर किसी को 1 लाख रुपए का लोन मिला और लेट सपोज वो 1 लाख रुपए रिटर्न नहीं कर पाया, तो 1 लाख रुपए वो बैंक के लिए एनपीए बन जाएगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लोन उनका एसेट्स होता है। अब एसेट्स जितना ज़्यादा बढ़े उतनी अच्छी बात होती है, बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना ज़्यादा बढ़े उतनी नेगेटिव बात होती है। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जो मार्केट है वो 4 लाख करोड़ का है, और इस मार्केट में जो एनपीए है वो 50,000 करोड़ का हो चुका है, यानी कि काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर है जहाँ पर छोटे बिजनेसेस को लोन्स मिलती है हायर इंटरेस्ट रेट पे। और आप सभी को पता है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो लगातार स्लो हो रहा है, इस वजह से बोल सकते हैं कि बड़े बिजनेस की हालत ख़राब है, तो छोटे बिजनेस तो और भी ज़्यादा परेशानी फेस कर ही रहे होंगे। तो काफ़ी डिफ़ॉल्ट हमें वहाँ पर दिखी है, जिस वजह से क्या है कि एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। तो पहले क्या हुआ था कि रिस्क वेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। लाइक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो कंपनीज़ होती हैं उनको जो पैसा मिलता है वो किन से मिलता है? बैंक से मिलता है। तो आरबीआई का गाइडलाइंस था कि आप इनको ज़्यादा पैसा मत दो, ज़्यादा पैसा दोगे तो ज़्यादा एनपीए होगा, जिससे अल्टीमेटली लॉसेस ही लॉसेस हैं। तो रिस्क वेट को जब बढ़ा दिया जाता है तो बैंक किसी को भी फाइनेंस नहीं कर सकती। प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, आप बोल सकते हैं लोन्स के बदले कुछ गिरवी रखना होता है तभी आपको मिल सकता है, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होती है। बट अभी क्या हुआ है कि रिस्क वेट को काफ़ी कम कर दिया गया है। इट मीन्स माइक्रो फाइनेंस लोन अगर आपको चाहिए, एनबीएफसी से अगर आपको लोन चाहिए, तो पहले जो एनबीएफसी के पास पैसा होता था, माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज के पास जो पैसा होता था, वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा होगा। तो इस वजह से अल्टीमेटली इन दो सेक्टर को, या फिर बोल सकते हैं एनबीएफसी सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है इस आरबीआई के न्यू और लॉ की वजह से, या फिर बोल सकते हैं रूल्स की वजह से। तो ओवरऑल ये इस न्यूज़ की वजह से आपको बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज, श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनीज फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, और ये डेटा भी इंपॉर्टेंट था जो कि हमने डिस्कस किया। और दोस्तों पिछले कुछ टाइम में मार्केट में मैक्सिमम कंपनीज तो काफ़ी ख़राब परफॉर्म करती हुई दिख रही है, बट अगर बजाज फाइनेंस के 50 डेज़ और 200 डेज़ मूविंग एवरेज को देखोगे तो उससे इसका जो करंट परफॉर्मेंस है वो आपको बेटर ही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाकी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है, और भी बेटर हो सकता है अगर फ्यूचर में इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए लोन्स को सस्ता करना पड़ेगा, और लोन सस्ता हो सकता है कुछ और एमपीसी मीटिंग्स जो होंगी उसमें रेट कट हो सकती है, और रेट कट्स अगर होंगी तो लोन सस्ता होगा, जिससे अल्टीमेटली क्या इनके फाइनेंसिंग मार्जिन बढ़ेंगे, और रेवेन्यू तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ते ही हैं और भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हो तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, नाम है इन्फो एज। अब दोस्तों फिलहाल एक न्यूज़ निकल के आई है, 1:5 के रेशियो में इन्फो एज ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।